हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं केमिस्ट्री में मेरा राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आज हम सॉल्यूशन के लास्ट टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बात करेंगे। तो एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। क्या कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट is inversely proportional number of solute particles। ठीक है, कह सकते हैं आप कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो मोलर मास कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है। जैसे आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं इट विल डिसोशिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, बिफोर सोल्यूशन 1, यहाँ कितना है 2 पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ जस्ट डबल हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गया तो मोलर मास कितना हो जाएगा, आधा। तो अगर इसका थ्योरेटिकल देखें एम थ्योरेटिकल थ्योरी क्या कह रही है, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 प्लस Cl का 35.5, तो टोटल कितना आ गया 58.5। यहाँ कितने पार्टिकल मिल रहे हैं 2, तो मोलर मास एम ऑब्जर्व कितना आएगा आपका 1/2 इंटू 58.5, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, 29.25। तो थ्योरेटिकल था 58.5 और ऑब्जर्व कितना है आपका 29.25। तो था इतना, सोल्यूशन में कितना रह गया 29.25 रह गया। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें यहाँ क्या हो रहा है डिसोसिएशन, यहाँ हो रहा है डिसोसिएशन। दूसरी अगर बात करें CH3COOH, तो जब एसिटिक एसिड को या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, ये डाइमर बना लेगा CH3COOH का होल ट्वाइस। क्या बन गया बेटा यहाँ पे डाइमर। अब ये 2 मॉलिक्यूल आपस में H बॉन्ड बना लेते हैं और कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें हम इसका मोलर मास तो एम थ्योरेटिकल कितना है, कार्बन कितने 2 हैं तो 2 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा 2 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन 3 and 1 4 इंटू 1, तो टोटल कितना है 24
प्लस 32 प्लस 4, सम कर दो 60 आ रहा है। यहाँ देखिए कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, तो 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 120। तो इस केस में ये एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएशन, और ऊपर वाले केस में डिसोसिएशन। तो जब किसी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल का या तो डिसोसिएशन होता है या फिर एसोसिएशन, जिसके कारण रिजल्टिंग क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो सॉल्यूशन में सल्यूट पार्टिकल का नंबर या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल कम या ज़्यादा होने के कारण से उन सल्यूट के मोलर मास, जो ऑब्जर्व मोलर मास है, वो थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलर मास से कम या ज़्यादा मिल जाते हैं या ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है कि दोज काइंड ऑफ, या फिर व्हेन a solute dissolve in a solvent, then it either dissociates or associates due to which number of solute particles in solution increases or decreases. As a result, the observed molar masses are greater or lesser than the theoretical molar mass. Such type of molar masses is called as abnormal molar mass। ठीक है। तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो मोलर मास जो है, ऑब्जर्व मोलर मास, वो थ्योरेटिकल मोलर मास से कम हो जाएगा। लेकिन अगर एसोसिएशन हो रहा है तो जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो थ्योरेटिकल मोलर मास से ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस मोलर मास में जो एबनॉर्मलिटी है, इसको रिमूव करने के लिए एक केमिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था वॉन हॉफ। तो उन्होंने इसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना एसोसिएट हो रहा है या कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक फैक्टर प्रपोज किया और उस फैक्टर को हम बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है। तो वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है देखते हैं अभी। पहले देखिए इसको। चलिए, तो वैन हॉफ फैक्टर, वैन हॉफ फैक्टर, और वैन हॉफ फैक्टर होता है आई। तो अब आई जो है वो कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। और आई किसको एक्सप्लेन करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और
डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है। आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आई की वैल्यू हम निकालते हैं ऑब्जर्व्ड colligative property upon theoretical colligative property ठीक है। हमें पता है कि जो मोलर मास है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इसको मोलर मास की टर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है बेटा, कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसके टर्म में लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू आई वेंट ऑफ अ फैक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर अपॉन पी ए नॉट ऑब्जर्व डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट theoretical is equals to delta TB elevation in boiling point observed upon delta TB theoretical is equals to delta TF observed upon delta TF theoretical is equals to pi observed upon pi theoretical is equals to m theoretical upon m observed। ये सारी आपकी प्रॉपर्टी को मैंने रिलेट कर दिया। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। इफ I इज इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू अगर 1 हो, आई है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, तो आई की वैल्यू अगर 1 है देन m theoretical इज इक्वल्स टू m observed। इस कंडीशन में अगर आई की वैल्यू 1 आती है, मतलब थियोरेटिकल और जो ऑब्जर्व्ड है आपका, ठीक है, वो मोलर मास सेम आ रहे हैं, देन neither association nor dissociation takes place। इस कंडीशन में ना तो एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन। कब? जब आई की वैल्यू 1 हो। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है आपके ग्लूकोज, सुक्रोज जिसको हम बोलते हैं केन शुगर, चीनी जो हम घर में काम में लेते हैं, C12H22O11, वो सुक्रोज होता है, गन्ने से मिलती है। इसके अलावा फ्रक्टोज, यूरिया, NH2CO NH2 एक्सेट्रा। तो ये वो सल्यूट हैं जिनको सॉल्वेंट में डालने पर ना तो डिसोसिएट होंगे ना ही एसोसिएट, तो इनके m थ्योरेटिकल इक्वल्स टू m ऑब्जर्व होंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इफ I इज ग्रेटर देन 1, अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो देन डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। तो इस कंडीशन में डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो
आई क्या होता है आपका, एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो एम ऑब्जर्व ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एम थ्योरेटिकल जो है वो ग्रेटर देन एम ऑब्जर्व, ठीक है। आगे बात समझिए, जैसे एग्जाम्पल NaCl हम ले लें, ये टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने 2 मिल रहे हैं आपके, ठीक है। समझ गए बात। तो देखिए इसका कैलकुलेटेड मोलर मास है 58.5, थ्योरेटिकल मोलर मास 1/2 इंटू 58.5, तो 29.25। आई की वैल्यू निकाल लो। आई क्या होता है, एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व। थ्योरेटिकल कितना है 58.5 और ऑब्जर्व कितना है 29.25, तो कितना आ जाएगा बस 2। आई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2, वो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा मतलब NaCl का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। थर्ड, इफ I इज लेस देन 1, अगर I की वैल्यू 1 से कम हो तो M ऑब्जर्व ग्रेटर देन M थ्योरेटिकल। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, इट विल डाइमराइज टू फॉर्म डाइमर। तो थ्योरेटिकल कितना है 60, ऑब्जर्व कितना है 120, तो I इज इक्वल्स टू M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व। M थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी बेटा 60, ऑब्जर्व 120, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो I की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो यहाँ पे एसोसिएशन हो जाएगा, क्लियर। तो किसी भी सल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल या तो डिसोसिएट होंगे या एसोसिएट होंगे। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने पर उनके जो मोलर मास है वो एक्चुअल मोलर मास से कम या ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे मोलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब कितना डिसोसिएट होगा कितना एसोसिएट होगा वो हम निकालें। देखिए फर्स्ट ए रिलेशन between Van Hoff factor and degree of dissociation, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मान लीजिए ये कोई एन, ये ए बी कोई है इलेक्ट्रोलाइट, इसको आपने डाला, सॉल्यूशन बनाया, टू डिसोसिएट ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस। अगर हम बोलते AB2 एक्वस है तो ये A+2 एक्वस प्लस 2B माइनस एक्वस। अगर AB3 एक्वस है तो किस रूट रहेगा A+3 एक्वस प्लस 3B माइनस एक्वस। आगे बात समझिए। तो एक पार्टिकल से यहाँ कितने पार्टिकल बने 2, यहाँ एक पार्टिकल से 3, यहाँ एक पार्टिकल से 4 मिल गए। तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1
आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। पहला फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा हुआ आपने, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1 माने 100%। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, परक्लोरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, और सॉल्ट, ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्ट, जितने भी प्रकार के सॉल्ट है वो सब। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए हम ऐसे निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो फॉर एग्जांपल अब इनके लिए आई निकालें, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? n हो गया। n क्या है? नंबर ऑफ आयंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्यूशन में जितने आयंस आपको मिल जाएंगे उतना ही उसके लिए आई की वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल HCl, इट विल डिसोसिएट इन H प्लस एंड Cl माइनस, n की वैल्यू कितनी है? 2, आई की वैल्यू कितनी होगी? यही होगी। H2SO4, 2 ऑफ H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, यहाँ पे कितना होगा? 3 कर लेंगे आप। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो डिसोसिएशन पे जितने आपको आयंस मिलेंगे उतना ही आई की वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बताया था ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में टूटते तो हैं लेकिन उनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो अल्फा इज वेरी लेस देन 1। एक्सक्यूज मी, अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 से बहुत कम है, बहुत कम मतलब 10 to 20% ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? वीक एसिड, वीक एसिड होते कौन से हैं? कार्बन कंटेनिंग एसिड, ऐसे एसिड जिनमें कार्बन पाया जाता है उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड सारे। जैसे HCOOH, HCOO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे CH3COOH, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, H2CO3, 2 ऑफ H प्लस प्लस CO3 माइनस। ठीक है, तो इनके जो भी अल्फा की वैल्यू होगी पहले वो निकालेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके लिए निकालेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोल दिया कि 0.1 m H2CO3 is 20% dissociates, calculate Van't Hoff फैक्टर। हमें पता है H2CO3 किसमें टूटेगा, तोड़ के देखते हैं। H2CO3
तो 2H प्लस CO3 माइनस 2, n कितना मिला 1 and 2 3, I कितना होता है, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा कितना 30% मानी 30/100 0.3, अल्फा की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 3, I कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 अल्फा 0.3, तो कितना आ जाएगा आपको I की वैल्यू 1 प्लस 2 में से 3 में से 1 गया 2, 2 3 6 0.6, तो I की वैल्यू कितना आ गया 1.6 कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया हमने कि 0.1 m H2SO4 is 80% ionized. Calculate Van't Hoff फैक्टर। तो अल्फा की वैल्यू दी हुई, अब यहाँ फिक्स है, देखो H2SO4 वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन जब अगर आपको अल्फा की वैल्यू दे दे तो अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब 100% नहीं है, तो ये यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्फा 1 नहीं लेना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर ये अल्फा 1 होता 100% होता तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितना 3 आती, लेकिन अब आई की वैल्यू 3 नहीं आएगी, तो अल्फा कितना है 80/100 0.8, ठीक है। H2SO4 किसमें टूटेगा, इट विल डिसोसिएट इनटू 2H प्लस SO4 माइनस 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 3, तो I कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n कितना 3 माइनस 1 अल्फा 0.8, तो कितना आ गया 1 प्लस 2 2 8 16 1.6, तो 2.6 आंसर कर लोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, जैसे मान लो मैंने बोल दिया एक और क्वेश्चन बोल दिया कि 0.001 m, देखो यहाँ कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है। तो 0.001 m K4 Fe6 is 60% dissociate. Calculate Van't Hoff factor। तो K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड किसे टूटेगा 4 of K प्लस FeCN6 माइनस 4, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 4 and 1 5। अल्फा देखिए, अल्फा कितना है आपका 60%, माने 60/100 इज इक्वल टू 0.6, आई कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस n कितना है n है 5 माइनस 1 अल्फा 0.6, तो कितना आ गया 1 प्लस 4 माइनस 1 3 5 माइनस 1 4 4 से 24 2.4, तो कितना आ गया यहाँ पे 3.4 आंसर। अगर यहाँ ई कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू कितनी आती 5 आती, लेकिन ये 60% डिसोसिएट हो रहा है, तो इसलिए आई की वैल्यू 3.4 आ रही है। तो ये था रिलेशन बिटवीन वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। चलिए, तो नेक्स्ट है बी, रिलेशन between Van't Hoff factor and degree of association अल्फा। अल्फा बोल दो, बीटा बोल दो, गामा बोल दो, जो आपकी इच्छा हो बोल दो, ठीक है, डिनोट करना होता है हमें। तो एग्जाम्पल देखो,
मान लीजिए कि दो ए पार्टिकल है, ठीक है, आपस में जुड़ गए तो क्या बन जाएगा A2। अगर A2 बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं डाइमर। अगर 3 A पार्टिकल है A3 ट्राइमर, 4 A पार्टिकल है तो A4 टेट्रामर, और अगर N A पार्टिकल है तो AN पॉलीमर। तो इनके लिए जो वेंटर फैक्टर या है वो कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू 1+1/n-1 बीटा। ठीक है, तो बीटा क्या है यहाँ पे, डिग्री, या फिर अल्फा कर देते हैं इसको, लो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मान लिया फॉर एग्जांपल 0.1 m CH3COOH 40% associates, calculate Went Hoff फैक्टर। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, क्या बना देगा CH3COOH का होल ट्वाइस, अल्फा की वैल्यू 0.4, तो n बराबर कितना है 2 है, तो I कितना हो जाएगा आपका 1+1/2 - 1, अल्फा कितना है 0.4। देखिए I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, अब 1 में से हाफ गया तो माइनस का हाफ, ठीक है, माइनस का हाफ तो माइनस का 0.2, 1 - 0.2, I इज इक्वल टू 0.8। हाँ ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एब्नॉर्मल मोलर मास। तो ये था हमारा सोल्यूशन चैप्टर का लास्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। तब तक के लिए धन्यवाद।